Good morning, बेटा. Attend your roll call. Prabha, Kirti, Varsha, Yes, sir. Anjali, Yes, sir. 05. खुशी, कविता, खुशी और कविता दोनों absent. गरिमा, Yes, sir. 08. निशान, ईशा, Yes, sir. 11. पंकज, Yes, sir. 12. प्रशांत, Yes, sir. 13. पूजा, प्रिया, Present, sir. शीतल, Present, sir. सिमरन, भूमिका, Yes, sir. दीक्षा, खुशी, Present, sir. 20. रेणु, Yes, sir. मुस्कान, हितेश, Yes, sir. तमन्ना, Yes, sir. 29. नैन्सी, ज्योति, प्रियंका, दीपांशु, सारिका, मुस्कान, साक्षी, अदिति, Yes, sir. ज्योति, Yes, sir. 42. आर्यन, लक्ष्मी, Yes, sir. 42. नैना, Yes, sir. 46. संजू, सिद्धार्थ, रिया, Yes, sir. 51. तनु, सानू, Present, sir. 63. अंजलि, Present, sir. 54. वंश, मन, हर्ष, रिंकी, मुस्कान, Present, sir. विधि. और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस जो प्रेजेंट हो? बेटा कोई डाउट अभी तक के काम के अंदर से कुछ भी पूछना, कुछ है कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी किसी भी टाइप? जो जो टॉपिक आपके अब तक हो चुके हैं उसके अंदर से याद कर लिया सभी ने? क्योंकि जैसे ही ये हमारा आज लगभग फिनिश हो जाएगा, आपके जितने टॉपिक हैं 4 यूनिट आपकी फिनिश हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और फिनिश होते ही साथ आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दिया, बीच में बता दिया, डेली बता दिया, लास्ट में भी बता दिया, आपको बताया कि हर बच्चे को अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, और चारों के चारों यूनिट के अंदर से आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आके यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंटेशन देनी है। जो बातें आप लिखेंगे वो बोल देंगे, और जो बातों के साथ आंसर के साथ जो डायग्राम आपको प्रॉपरली बनाना है वो आप यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम उसको एनालाइज कर लेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स की भी प्रेजेंटेशन चली हुई है, आप डेली देखते होंगे। आप नहीं देखिए तो आप देख लिया, अगर आपका फर्ज बनता है कि देखना कि वो बच्चे कैसे करते हैं, कि एक बच्चे के अंदर कैसे कमी रह जाती है, दूसरा उससे बेटर कैसे कर पा रहा है। तो ये सारी बातें कौन अच्छे से प्रेजेंटेशन देगा, कैसा दे रहा है, उसको एनालाइज करने का काम फिर टीचर का हो जाता है। जैसे मैं आपका क्लास टीचर, आपके उस सब्जेक्ट का टीचर, तो वो एनालिसिस का काम मेरा, तो उसको परख के फिर हम आपको देंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस रिटर्न वर्क के अंदर से। रिटर्न में आप चीटिंग कर देते हैं, इसलिए ऐसा आपके साथ किया जाएगा। तो उसके बाद अटेंडेंस तो फिर चली रही, आप डेली अपनी देखते हो अटेंडेंस किसकी कितनी हो चुकी है। तो अटेंडेंस के मार्क्स सारे आपके हाथ में थे, जितने दिन आ रहे हो पा रहे हो, और जो दूसरे मार्क्स हैं वो भी आपके हाथ में, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे, जितना अच्छा बोलेंगे, कंपैरिजन आप दूसरे के साथ अपने आप ही कर पाएंगे कि वो मेरे से अच्छा बोला या मैं उससे अच्छा बोला। और आपके भी करने से काम नहीं चलता, वो एनालिसिस टीचर को देखना होता है कि भाई कौन अच्छा बोला है, तो उसके आधार के ऊपर आपके कंप्लीट इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लग जाएंगे। साथ के साथ आपसे लिखवा के भी बाद में देखा जाएगा। ठीक हो गया? तो सारा सब कुछ हर तरीके से कहा गया है। जो आपने देखा होगा ना यूजीसी के चेयरमैन का ऑनलाइन भाषण आपने सुना होगा कि बच्चों के साथ
इंटरेक्ट जरूर करना है शुरू के कुछ समय में, और उनको सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी है, और कैसे आप उनके अंदर अलग अलग टाइप की स्किल को इंड्यूस कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो, वो कार्य होता है एक टीचर का पढ़ाने के साथ साथ। तो इसलिए वो काम भी हमें आपके साथ करना ही पड़ेगा, हम करेंगे आपके साथ। ठीक है बेटा, कोई डाउट? तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा टॉपिक वही है, इंटरमिक्सिंग चली हुई है आपके कुछ टॉपिक्स की। जो लास्ट वाले टॉपिक हैं आपके एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड और द डाइजेनियम सॉल्ट। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले जो डाइजेनियम सॉल्ट है उसकी स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट। अभी तक हमने जो डाइजेनियम क्लोराइड है उसकी काफी सारी रिएक्शन देखी, उसके बाद कुछ और रिएक्शन भी देखेंगे अभी हम इस स्ट्रक्चर के तुरंत बाद, कि कौन से कन्वर्जन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो हुआ क्या कि जो आपके डाइजेनियम जो सॉल्ट है, डाइजेनियम जो क्लोराइड है, जब भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके दौरान कुछ साइंटिस्टों का रोल आया। जो साइंटिस्ट थे, एक तो ग्रियस था, दूसरा कैक्यूल, एक ब्लूमस्ट्रेन। जो ये तीन साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने अपनी अपनी राय दी। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। डाइजेनियम सॉल्ट का मतलब है वो भी एरोमेटिक, मतलब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर अभी हम देखने जा रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर जो हम एक्सप्लेन करें, जो ये साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन की, तो उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कहेंगे कि किसके द्वारा दी हुई स्ट्रक्चर ठीक है और कौन सी गलत है। तो उससे पहले जो आपके डाइजेनियम सॉल्ट होता है, जो डाइजेनियम क्लोराइड है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। वो बेसिक प्रॉपर्टी देखो क्या क्या होती है। बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इट इज अनस्टेबल कंपाउंड। बोलो कैसा कंपाउंड है ये? अनस्टेबल। दूसरी बात उसके अंदर देखेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जानी चाहिए। बोलो कैसी हो जानी चाहिए? सब्स्टिट्यूशन। तीसरी बात, ये कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसका आयनिक नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर हो? आयनिक नेचर। सोल्टिश नेचर, सोल्टिश नेचर। तो मतलब ये तीन बातें ध्यान में रखनी होंगी इन तीनों साइंटिस्ट को, चाहे वो आपका ग्रियस हो, कैक्यूल हो या ब्लूमस्ट्रैंड हो। वो एक अलग बात कि इन्होंने किस बात को ध्यान में रखा होगा, किस बात के ऊपर ज्यादा फोकस इन्होंने किया होगा आपकी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर को ड्रा करते वक्त। तो हुआ क्या कि जो ग्रियस सबसे पहला जो साइंटिस्ट था, नाम है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की जब इसने स्ट्रक्चर बनाई तो देखो कुछ इस तरीके से ड्रा करती, देखो ये बेंजीन रिंग ड्रा कर दिया। इसके द्वारा दी हुई स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन लिख दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, इस नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, इस नाइट्रोजन के 1 2 3 बॉन्ड है, एक H भी हटा, H लगा दिया, एक Cl भी आएगा, Cl लगा दिया। तो इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किस बात की तरफ रखा ध्यान कि ये कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? अनस्टेबल। तो उस बात को ध्यान रखते वक्त इसने ये देखा कि अनस्टेबिलिटी कैसे प्रूव करें। तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बड़ी बेसिक सी आ गई जो आप कभी पढ़ते थे, वो क्या? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए कि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप जानते हैं, बोलो क्या है? 1s2 2s2 2p3, और इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, 2d तो होता नहीं इसमें। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो आपने देखा ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने शो कर दिया, 1 2 3 हाफ एरो के साथ इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट किया 2p के अंदर। रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके हमने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। फिर आपने क्या देखा कि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड ही बना सकता है, मैक्सिमम 4th बॉन्ड बनाना चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है यहाँ पे, ऐसा। लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने क्या किया? नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड शो कर दिए। वो इसलिए कि हम ये प्रूव कर पाए कि वो कंपाउंड अनस्टेबल है। देखो अगर आपसे एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता, आपने पी ब्लॉक में पढ़ा था, ऐसा कोई क्वेश्चन आता था, देखो कि NCl5 इज अनस्टेबल। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा होगा कि NCl5 इज अनस्टेबल बट PCl5 इज स्टेबल। PCl5 इज बोलो क्या? अनस्टेबल। यानी ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका जवाब आप ऐसे ही तो देते थे, आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख देते थे, उसके बाद फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी, वैलेंस शेल को आपने लिखा 2s की बजाय 2s2 2p3 और 3d करके ऐसे। और उसके बाद आप जब ओपन फॉर्म के अंदर इसको दिखाते थे, आपको ध्यान होगा
आप 3s के इलेक्ट्रॉन 3d में जंप करवा देते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट डी ऑर्बिटल। देखो इस टाइप से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर सकता है क्योंकि यहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि नाइट्रोजन में ऐसा था नहीं। तो इसलिए फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। वैलेंसी 3 थी नहीं तो नाइट्रोजन जैसी, उसने अपनी 5 करवा ली। तो 5 कैसे हो पाई? ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ दैट 3s इलेक्ट्रॉन इनटू द 3d। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि 3d है वहां पे, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये, तो इसीलिए PCl5 तो बन जाता है। इट मींस वो एक स्टेबल कंपाउंड है। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, NCl 5 बॉन्ड नाइट्रोजन बना नहीं सकता। इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं बनेगा, ये अनस्टेबल है, ये नहीं बन सकता। ऐसा आप उस क्वेश्चन का जवाब देते थे, आपको ध्यान देगा। तो यानी उतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए ही आपके जो ये ग्रीस साइंटिस्ट था उसने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दी कि भाई अगर 5 बॉन्ड बनाएगा ना नाइट्रोजन तो वो स्ट्रक्चर कैसी होगी? अनस्टेबल। इस बात को उसने ध्यान रखा। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आ गया। अब इसके अंदर ये तो आपको दिख ही रहा है कि नाइट्रोजन Cl सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो सकती है, अनस्टेबिलिटी को प्रूव कर दिया, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। लेकिन तीसरी बात जो प्रूव नहीं कर पाया वो क्या था? आयनिक नेचर। तो मींस इसका आयनिक नेचर नहीं है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो सकती। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए भी ठीक नहीं है। इसका सॉल्टिश नेचर नहीं है, इसलिए भी ये ठीक नहीं है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो आगे ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग हमने दोबारा से ड्रा किया, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन लिखा। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नाइट्रोजन तो नहीं बना सकता 5 बॉन्ड, तो क्या किया अगला साइंटिस्ट केक्यूल ने? क्या किया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखो ये इसके 1 2 3 बॉन्ड बना दिए, इससे भी 1 2, और यहाँ पे बोलो क्या लगा दिया? Cl। ऐसे कर, तो ऐसा कर दिया है। ऐसे करने से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो गए, इसके भी 3 हो गए, लेकिन कंपाउंड तो अनस्टेबल नहीं रहा। तो ये कंपाउंड की अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये कंपाउंड के सॉल्टिश नेचर को, आयनिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जरूर दिखा देगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इस हेलोजन के साथ Cl की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो मींस ये क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाई गई किसके द्वारा? केक्यूल के द्वारा जो स्ट्रक्चर दी गई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द सॉल्टिश और द आयनिक नेचर ऑफ द डाइजेनियम सॉल्ट, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अनस्टेबिलिटी ऑफ द डाइजेनियम सॉल्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट आया ब्लूमस्ट्रैंड, जिसने आपकी फाइनल स्ट्रक्चर दी जो आप अभी तक पढ़ ही रहे थे, जिसकी आपने काफी सारी रिएक्शन देखी कि ये N और N के बीच में देखो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हमने रिमेनिंग पोर्शन लिखाया, और ये Cl नेगेटिव। आयनिक नेचर भी है, सॉल्टिश नेचर भी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आराम से हो जाएगी, और ये अनस्टेबल भी है। तो ये है फाइनल स्ट्रक्चर विच वाज फाइनली बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट ब्लूमस्ट्रैंड। क्लियर हो गया? तो ये था आपके किस टॉपिक के बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर आ जाती है तो आप स्टेप बाय स्टेप पहले वाले साइंटिस्टों की बताई, क्योंकि उन्होंने भी तो स्ट्रक्चर दी ही है, लेकिन आप उसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो भी डिमेरिट्स है उसकी उनको आप बताएंगे कि दीज आर द डिमेरिट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कि जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है उसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आप वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं कि वो ये 3 प्रॉपर्टी थी। अनस्टेबिलिटी को प्रूव करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखानी चाहिए, ये आप प्रूव करें, और आयनिक सॉल्टिश नेचर को प्रूव करें। यानी 3 बातें प्रूव करनी होंगी उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, तो वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, अगर वो इन 3 में से किसी बात को एक्सप्लेन ना कर पाए तो अब वो लिमिटेशन भी साथ के साथ डिमेरिट्स भी बता देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ आप प्रोसीड करते हैं, और फाइनली अपनी जो आपकी फाइनल स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, वहां पे आप पहुंच जाते हैं, और फिर आप वो सारी प्रॉपर्टीज को दोबारा से लिख देते हैं नीचे के इट कैन एक्सप्लेन these all the 3 properties, वो उनको एक्सप्लेन कर सकता है। so that is the final structure of benzene diazonium chloride। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? कोई डाउट? अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी देखो इन स्ट्रक्चर को तो यहां से हटा देते हैं, और ये जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है इसकी अब हम जो बची हुई कुछ रिएक्शन है जो कन्वर्जन आपके एग्जाम में आने होते हैं, किस टाइप से आते हैं, अब हम उनको स्टडी करते हैं। आपकी जितने भी मैकेनिज्म थे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से रिलेटेड, वो तो सारे के सारे हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं जो आपके सिलेबस के अंदर। तो ये हमने देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर दी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की, और अब हम देखेंगे इसकी कुछ एक रिएक्शंस। अब देखो रिएक्शन क्या थी, मैक्सिमम तो आप पढ़ ही चुके हैं। जैसे आपने कौन सी लिखी थी? सेंडमेयर रिएक्शन आपने देखी थी ना, बोलो क्या डालते थे उसमें? HCl डाला, और बोलो प्रोडक्ट क्या बनता था आपका? क्लोरोबेंजीन आपका प्रोडक्ट बन जाता था। बोलो रिएक्शन का नाम क्या था इसका? तो ये सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक हो गया।
उसके बाद सेकंड अगर हम जो कैटलिस्ट है उसकी ले लें तो फिर सेम प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की। उसके बाद अगर हम इसमें Ki डाल दें तो क्या होगा, K पॉजिटिव I नेगेटिव, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन अपने पास ले गया, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, I नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है वो लोग क्या बन जाएगा, बताओ शेवर्स, हाइड्रोबेंजीन। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर अगर आप HBF4 डाल दें, क्या डाल दें, तो एक्सचेंज होगा इस नेगेटिव आयन का, Cl नेगेटिव की जगह बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे, बताओ कौन आ जाएगा, BF4 नेगेटिव आ जाएगा, ये N ट्रिपल बॉन्ड N हमने शो किया, और यहाँ पे आ गया BF4 नेगेटिव। आप इसको हीट कर देंगे और हीट करते ही साथ ये डिसोसिएशन हुआ, जैसे हमने आपको पहले बताया था, BF3 यहाँ पे निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, और F नेगेटिव का अटैक होगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, और बोलो कौन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस टाइप से आपने देखा। अगर हम जैसे कि आई आपने डाला था, अगर आप यहाँ पे KCl डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, KCl, तो होगा क्या उसी टाइप से, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गए, N2 गैस निकलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक करेगा, Cl, तो आपका बेंजोनाइट्राइल यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोनाइट्राइल। उसके बाद जैसे कल आपको बताया गया था, अगर हम इसमें H3PO2 डाल दें प्रेजेंस ऑफ Cu पॉजिटिव आयन, तो आपके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बोलो बेंजीन, तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। तो ये इसकी कुछ एक रिएक्शंस हो गई बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की। तो ये अभी आपने क्या देखी, रिएक्शंस। सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। मैकेनिज्म आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए, जो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिखा दिए थे, वो बेसिक बातें आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। नहीं तो कई बार ये आ जाता है कि सर यहाँ पे ये जो CuCl2 ये डाला इससे क्या फर्क पड़ता है, या यहाँ पे ये डाला इसका क्या पर्पस था, या आपने देखा होगा अगर आप इसमें डाल देते थे, बोलो क्या, सोडियम सल्फाइड डाला था ना कल हमने, सोडियम सल्फाइड डाले तो आपके क्या बन जाता था प्रोडक्ट, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन, NH सिंगल बॉन्ड NH2, तो फिनाइल हाइड्रोजन हमें ऑब्टेन हो जाता है, यहाँ पे मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी हमने देखी थी, ठीक हो गया। और कोई पॉइंट आपको पूछना हो यहाँ से इसके अंदर से। अब देखो, अब क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर मैंने आपको बताया नाइट्रो कंपाउंड आपके सिलेबस में है, एमीन्स आपके सिलेबस में है, एल्डिहाइड कीटोन आपके सिलेबस के अंदर है, डाइजीनियम सॉल्ट आपके सिलेबस में थे, तो इंटरमिक्स करके आपके कोई भी कन्वर्जन आ सकता है, इंटरमिक्स करके, क्योंकि चारों यूनिट आपके सिलेबस के अंदर चारों, और इंटरकनेक्टेड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन, अलग अलग कन्वर्जन आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनका भली भांति अच्छे से जवाब देना है कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। एक चीज और मैंने आपको बताई थी, वो क्या था, वो थे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन का एक मैकेनिज्म भी था, आपके सिलेबस में था ना, मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, वो भी आपने देख लिया। तो आपके सिलेबस में कुछ मैकेनिज्म थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आना होता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू क्लोरोबेंजीन, ऐसा आ जाए तो फिर आपके पास ऑप्शन होगी, आप सेंडमेयर करें या गटरमान रिएक्शन करें, फिर आपके पास ऑप्शन बन जाती है। कन्वर्ट बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा ना करें तो कैसे कर सकते थे बताओ, आपने फिनोल वाली यूनिट पढ़ी थी ना, जैसे अगर हम इसके अंदर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो आपको दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, अगर मैं H2O लिख के H पॉजिटिव डाल देता तो क्या होता, बताओ बताओ शेवर्स, तो फिनोल बनता है, बोलो क्या बन जाता, फिनोल, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग जाता, OH। अब यहाँ पे जो आपके पास फिनोल बन गया, तो बोलो आप इसमें क्या डाल देंगे, जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डाल के हीट कर दें, ZNO निकल जाएगा और आपके पास बेंजीन। उसके बाद जो बेंजीन बन गया, अब जो बेंजीन आपके पास है, यहाँ पे अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दें, क्या डाल दें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, मतलब वही बेंजीन की 5 रिएक्शन जो मेन आप पढ़ते हैं, उनमें से कोई भी जो एक प्रोडक्ट बनता है, मैंने तो एक ही रिएक्शन आपको लिख के दिखाई, जैसे नाइट्रोबेंजीन बन गया, बोलो क्या बन गया, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड आपके सिलेबस के अंदर थे, मतलब बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को आपने किस में कन्वर्ट किया है, नाइट्रोबेंजीन के अंदर कर दिया ना। ये तो रिएक्शन हो गई आपकी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की। अगर मैं इसे रिवर्स आपसे पूछ लूं, रिवर्स का मतलब मैं आपसे ये पूछ लूं कि आप इस नाइट्रोबेंजीन को,
देखो आपने अभी किसको किसमें बदला है, किसको किसमें कन्वर्ट किया है, आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है बेंजीन डाइजीनिक क्लोराइड को, बोलो किस चीज में, नाइट्रोबेंजीन में। अगर हम रिवर्स जाना चाहें कि मीन्स नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना चाहें आपके डाइजीनियम सॉल्ट के अंदर, तो कैसे करेंगे बताओ शहबाज। नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन आपने पढ़ी थी, तो बताओ क्या करेंगे, पहले इसका क्या कर देंगे आप, रिडक्शन। तो सबसे पहले आप इसका रिडक्शन कर देंगे, देखो ऐसे रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए कौन सा रिएजेंट डाल सकते हो, आपने पढ़ा था, कौन सा रिएजेंट डाल सकते हो आप, H2Ni डाल दो, सिंपल। मींस कहने का मतलब आपको रिडक्शन करनी होगी, कोई भी रिएजेंट जितने आपको बताए जा चुके आप करें, आपके यहाँ पे क्या बन जाएगा, एनिलीन बन गया। अब एनिलीन बन गया तो फिर एनिलीन की रिएक्शन आपने पढ़ी थी, आप क्या डाल देते थे इसमें, डाइएजोनाइजेशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और हमें बोलो क्या मिल जाता है यहाँ पे, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, वही मिल गया ना बेटा। तो कहने का मतलब जब भी आप कोई कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन करते वक्त आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में आपको जाना आना चाहिए। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट को नाइट्रोबेंजीन तक पहुंचने के लिए ये रास्ता है, इसको दोबारा पहुंचाना है डाइजोनियम सॉल्ट में, तो ये रास्ता आपके पास। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड था, क्लोरोबेंजीन में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो ये रहा क्लोरोबेंजीन। अगर आप चाहते हैं क्लोरोबेंजीन नहीं, हमें तो दोबारा से यही बनाना है, तो फिर क्या करें, उसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत सारी। मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि क्लोरोबेंजीन को दोबारा इसमें कैसे कन्वर्ट करें, तो एक ही ऑप्शन है भाई, Cl को हटा के सीधा क्या लगा दो, या तो NH2। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इजिली नहीं हो सकता, उसके लिए आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। बोलो क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे दिख रहा है, आपने पहले भी पढ़ा है कि यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इजिली नहीं कर सकते, उसके कुछ रीजन थे। क्या क्या रीजन थे, हमने पीछे देखा क्या था, आपने ये जो रिएक्शन थी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, उसमें भी तो आपने देखा था कि आप क्लोरोबेंजीन को यूज करते हुए वहां पे आपके क्या नहीं बना सकते थे, प्राइमरी अमीन, मतलब आप एनिलीन नहीं बना सकते थे गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से भी, क्योंकि रीजनिंग वही सेम। यहाँ पे हेलोजन जिसके पास लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 4 जो बॉन्ड है, इनमें से सिर्फ 3 ही सिग्मा है, एक तो पाई आ गया, 3 सिग्मा होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। sp2 का मतलब इसमें 33% s करेक्टर आ जाता है, मतलब ये स्लाइटली जो सिंपल sp3 कार्बन है उससे थोड़े ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए। CCl बॉन्ड के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्लियर हो गया ना ऐसे, तो जिस वजह से उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे जब भी आप अमोनिया डायरेक्ट डाल के चाहें कि Cl को हटा के सीधा NH2 लगाते हैं, तो वो इजी वर्क नहीं है। उसको कर, जैसे आपने डोव्स रिएक्शन पढ़ी थी, आप ये कह देंगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहाँ पे हम Cl को हटा के OH लगा देंगे, तो हम कहेंगे आप आराम से थोड़ी ना कर सकते हैं। आप वही डोव्स रिएक्शन करते थे जिसमें क्या करते थे कि आप सिंपल ऐसा कर देते थे कि इसके अंदर KOH डाल दिया, OH ने यहाँ पे रिप्लेसमेंट इसकी कर दी। नो, आप क्या करते थे बोलो, आप हाई टेम्परेचर लगाते थे, जैसे 623 केल्विन 623, हाई प्रेशर लगाते थे 300 एटमॉस्फेयर, ऐसे करते थे, तब जाके कहीं Cl हटके क्या लगता था, OH। कहने का मतलब आपके जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, वो आप उसको इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड के अंदर आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं चलती है। high temperature high pressure required, called as the vigorous conditions are required, उन्हें आप vigorous condition कहते हैं। ठीक हो गया ना बेटा ऐसे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने ये देखा कार्बन हेलोजन के बीच ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हमने कहा कार्बन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, छोटी। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं वैसे ही पूछ लेता हूं आपसे, मान लीजिए आपके पास दो बॉन्ड है, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, एक सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, बड़े ध्यान से देखो, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और एक क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है। बोलो कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, अगर मान लीजिए हम वैसे पूछ रहे, बताओ। दिखने में क्या दिखता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा, देखो ऑक्सीजन तो कॉमन हो गई दोनों केस के अंदर, कार्बन की बजाय ग्रुप नंबर अगर आप 14 में चलते हैं तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, कार्बन का साइज छोटा है, छोटे की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, और सिलिकॉन बड़ा है, साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो वीक बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन अब आ जाता है दूसरा फैक्टर, वो क्या,
ठीक है कि यहाँ पे कार्बन छोटा है, मान लिया पहला फैक्टर आ गया यहाँ पे, इस कार्बन का साइज फैक्टर, तो जिसके बेसिस के ऊपर हमें ये दिखता है कि कार्बन CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, CO की जो बॉन्ड है ये बॉन्ड छोटा है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, और SiO बॉन्ड क्या है, वीकर होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल क्या पाया गया, देखो अब दूसरा फैक्टर आ जाता है, जो किस कौन सा फैक्टर आ गया, वो आ गया कि यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन का साइज छोटा, ऑक्सीजन का भी छोटा है, सेम पीरियड के अंदर आते हैं ये, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से इनमें सेपरेशन ऑफ चार्ज कम होता है, और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है बोलो, ज्यादा। ये जो वैल्यू है ना कि ये पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू, देखो जो मैंने सिर्फ स्लाइड लिखा, वैल्यू तो नहीं लिखी, जो ये वैल्यू का डिफरेंस है यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच ज्यादा है, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है और इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम है, ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में जो अब इंटरेक्शन बढ़ गई पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, उसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। कहने का अभिप्राय क्या है, जब आप लोअर क्लासेस के अंदर थे तो वहां पे आपने पढ़ा भी था सिलिकॉन सिलिकेट, आपने देखा आपके जो पंखे होते हैं पंखों के अंदर जो ग्रीस डालते हैं वो कोई और नहीं, वो सिलिकॉन ग्रीसेस होती है, आपको पहले भी बताया गया था। तो ये जो सिलिकॉन ग्रीसेस होती है, सिलिकॉन में क्या होता है, SiO बॉन्ड होता है, S सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड कहा गया कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्गर क्यों है, उसकी रीजनिंग ऐसे दी जाती थी कि वैसे तो ये बॉन्ड वीक होना चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्गर क्यों बन गया, ड्यू टू द मोर आयनिक कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन हो गई तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मतलब आयनिक कैरेक्टर डोमिनेट कर गया यहाँ पे इस साइज फैक्टर के ऊपर इस पर्टिकुलर केस में। वैसे तो दिखने में तो हम यही जवाब देंगे, आम जवाब यही निकलता है। मान लीजिए मैंने अगर ये ना पढ़ रखा होता ये पॉइंट, तो मैं भी ऐसे ही कहता कि हाँ जी CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, SiO बॉन्ड आपका थोड़ा वीकर होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ लंबी है, करते ना मैं ऐसे ही जवाब। लेकिन कभी अगर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आपको इस टाइप से जवाब देना है। उसको याद रखने का तरीका यही होता है कि आखिर ये बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, तो हमारे दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट रखें, सिलिकॉन्स में सिलिकेट्स में ये पर्टिकुलर बॉन्ड होते हैं, और वो हाई टेम्परेचर के ऊपर आप उनको यूज करते हैं, ग्रीसेस को, पंखा चलता है कितना हाई टेम्परेचर जनरेट हो जाता है, वहां पर भी हम इनको यूज करते हैं, और इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये स्टेबलाइज फॉर्म में रहते हैं। ग्रीस का काम कौन करेगा, जो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाए, है ना। लेकिन देखो हाई टेम्परेचर को सहन कर पाना एक अलग बात होती है, एक होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर पाना, चेंज का मतलब समझते हो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर को। आपने गिलास के बारे में भी ऐसा कई बार पढ़ा है, गिलास ऐसे होते हैं कई जो हाई टेम्परेचर को सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर आपने रखा गिलास को और एकदम ठंडे पानी में डाल दिया, कटक टूट गया। कुछ ऐसे गिलास भी होते हैं जो फ्लक्चुएटिंग सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, मतलब हर चीज की क्वालिटी अलग अलग है, उसी के बेसिस के ऊपर आप ग्लासेस की टाइप से पढ़ते हैं, कोई क्रूक्स गिलास होता है, कोई पायरस गिलास होता है, कोई किसी टाइप का एंड सो ऑन, वहां पे ये शब्द आपके आ जाते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा। तो यहां तक आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये था बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के बारे में, उसकी जो रिएक्शंस थी वो थी। किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पूछें, नहीं तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ बची हुई रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ कन्वर्जन हम आपसे पूछ लेते हैं। हाँ तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप मुझे बताना, मैं बोर्ड के ऊपर लिखता जाऊंगा, ठीक है, आप उसका जवाब बता देना बस, हम उसका जवाब बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दी जो आपकी यूनिट्स की उन्हीं के अंदर से, बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है, हाँ एनिलीन इसका नाम, बिल्कुल ठीक है। अगर अब मैं इसके अंदर डाल देता हूँ क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, हीट कर दिया थोड़ा, बोलो क्या बनना चाहिए आगे प्रोडक्ट, बताओ बेटा शाबाश, जल्दी से बताएं क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, जल्दी बताएं आप। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया, क्लोरोफॉर्म QH डाल दिया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक नेम रिएक्शन है ये, बताओ शाबाश। तो रिएक्शन कौन सी हो गई है, कार्बाइल रिएक्शन, ठीक हो गया। अब कार्बाइल रिएक्शन में क्या होता था, NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, देखो नाम से पता चलता है, कार्बाइल मींस कौन सा फंक्शनल ग्रुप, आइसोसाइनाइड, तो मतलब NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो गया, NC ग्रुप में, फिनाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, बोलो क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखो, अगर हम ऐसे ही यहां पे
ध्यान देना, अगर बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे मीथेन एमीन ले लेता और बिल्कुल सेम इसी टाइप से मैं रिएजेंट डाल देता तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनते हैं, बताओ शहबाज। CH3 के आगे क्या लग जाता, N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाते हैं ना ऐसे ऐसे। फिर क्या हुआ कि हमने ये कहा कि आप इसके अंदर इसकी जो रिएक्शन है फर्दर आप इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कर दें, किसके साथ कर दें, ओजोन। तो क्या होगा बताओ शहबाज जल्दी से। ऐसा ही हो सकता है कि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी चाहेगा कि मैं अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाऊं, अपनी ट्राइवेलेंट स्टेट के अंदर आ जाऊं। तो सबसे पहले हमने वो नॉर्मल स्टेट दिखा दी ताकि आप समझ पाए। उसके बाद ओजोन का डिसोसिएशन होगा, O2 प्लस O देगा, एसेंट ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन आएगी और कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर ले, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी कर ले। अगर ये CNO होता, अगर इस एल्काइल ग्रुप से C अटैच होता, साइनेट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, अब इसे आइसोसाइनेट कहेंगे, इसको कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, से कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। आपने देखा होगा कि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आपने एक क्विज सुनी होगी ना, एक क्विज रिकॉर्ड करके आपको दे रखी है, कभी आपका समय लगे तो आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। उसके अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपके जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके दौरान जो पॉइजनस गैस जिसकी वजह से अभी तक उसके इंपैक्ट है, आपने देखा होगा पीछे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान वहां पे जो भी मैटर पड़ा था, जो भी आपका डेंजरस मटेरियल जो भी अभी तक वहां पे पड़ा था, उसका ट्रांसफरेंस हो रहा था, एक इलाके से दूसरे इलाके में लेके जा रहे थे ट्रकों में भर के। जहां पे लेके जा रहे थे तो वहां पे फिर दिक्कत पैदा होगी, लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो उस चीज को, वो हमारे लिए नुकसान। यानी ये स्टोरी सी, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ न्यूज़पेपर की, ताकि आपको ध्यान रहे कि वो बातें किस से रिलेटेड थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड थी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान जो पॉइजनस गैस निकली थी उसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ठीक हो गया। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी ऐसा काम कर देते, इसमें भी ओजोन डाल देते, तो फिनाइल आइसोसाइनेट बन जाता। क्या बन जाता, फिनाइल आइसोसाइनेट। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में इतनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। देखो अगर हम इसके अंदर सल्फर के साथ रिएक्शन कर दे तो क्या होगा। देखो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन है, सल्फर, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये N हो गया, डबल बॉन्ड C उसी टाइप से, तो सल्फर के साथ लिंकेज हो जाएगी। सल्फर इसका क्या नाम था बताओ, आइसोसाइनेट कह रहे थे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, आइसोथायोसाइनेट, क्योंकि सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज करते हैं, तो मिथाइल आइसोथायोसाइनेट इसका नाम बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका NCO ग्रुप हो या CNO होता, साइनेट होता CNO, ये NCO आइसोसाइनेट है। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली यूनिट, तो उसके दौरान आपने देखा होगा एक शब्द आता है एम्बिडेंट लिगेंड्स, जिसके अंदर दो दो कोऑर्डिनेटिंग साइट हो, लेकिन बॉन्ड बनेगा किसी एक जगह से। सिमिलरली बॉन्ड बनेगा या तो N से या C से, N से बॉन्ड बनता है तो आइसोसाइनेट कह दिया, C से बनता तो साइनेट कहते हैं। ऐसे ही N से बॉन्ड बनता तो क्या कहते हैं, और इसी टाइप से यहाँ पे CNS होता तो थायोसाइनेट कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, आइसोथायोसाइनेट। तो दीज आर द एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे C से बने CN तो साइनाइड है, अगर N से बने NC तो आइसोसाइनेट, एम्बिडेंट लिगेंड है ये। तो ऐसे एम्बिडेंट लिगेंड अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली यूनिट के अंदर आप पढ़ते हैं, आईपैक नेमिंग के दौरान भी फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंपाउंड, देखो ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2। देखो इस कंपाउंड का नाम बताएं क्या है, हाँ बेंजेमाइड, इसका नाम हो गया बेंजेमाइड, बेंजेमाइड हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से जवाब देना कि मान लीजिए मैं इसमें P2O5 डाल दूं तो क्या होगा। तो ये कैसा एजेंट है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो क्या लॉस होगा बोलो, यहाँ से वाटर, है ना। तो आप एग्जाम में सीधा जवाब लिख देंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, बेंजोनाइट्राइल आपका बन गया। ठीक है। अगर हम आपको ये कह दें कि आप इसके अंदर ये डाल दें Br2 में KH, Br2 में KH, तो कौन सी रिएक्शन है ये,
ये होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो जाएगी। बोलो कौन सी हो जाएगी? होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो एक डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन है जिसमें CO हट जाएगा, यहाँ से NH2 लग जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो बोलो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे? NH2, मतलब एनिलीन ही बन गए यहाँ पे। अगर जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, अगर हम ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर देखो आपके, हम रिडक्शन करवा देते हैं, मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें यहाँ पे, अगर हम यहाँ डाल दें सोडियम इथेनॉल, एक ही बात है, अगर हम सोडियम इथेनॉल डाल देते हैं तो उस रिएक्शन का क्या है नाम? ब्लैंक बोवियल रिडक्शन। क्या कहेंगे आप उसे? तो अब क्या होगा, इसमें रिडक्शन हो जाएगी, बोलो कौन से ग्रुप की? कार्बोनिल ग्रुप की। और यहाँ पे बोलो क्या बन गया? तो बेंजाइल एमीन इसका नाम है। बोलो क्या नाम है इसका? कहने का मतलब देखो एमीन्स बन गए, ये भी एमीन्स बन गए, बने कहां से? एसिड एमाइड के अंदर से। बोलो कहां से बने? तो ना चाहते हुए भी जो बेंज एमाइड है, एसिड एमाइड, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड वाली यूनिट तो आपके सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन एसिड एमाइड को फिर भी हमने यूज कर लिया। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि जो आपकी यूनिट पहले जा चुकी है, पहले फिनिश हो चुकी है, जो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी अपने आप ही आपके सिलेबस में है। वो कंपाउंड आपके, क्योंकि कन्वर्जन आने होते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए आप किसी भी प्रीवियस यूनिट को ये ना सोचें कि वो अभी आपको नहीं पढ़नी। आप अपने रिवाइज करते रहा करें अपनी पूरा यूनिट्स को, ताकि किसी भी कन्वर्जन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर हो गया बेटा? देखो बेटा, नेक्स्ट आप ये बताएं, मान लीजिए आपके पास अमोनिया है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अमोनिया है? मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसके दौरान अमोनिया निकल रही है, अमोनिया, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो अमोनिया गैस निकल रही है, वो अमोनिया है? तो आप क्या करते हैं कि हाँ, स्मेल से तो आप पता लगा ही सकते हैं, हम टेस्ट से और टेस्ट से बता रहे हैं। आप इसमें क्या डालेंगे? फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो क्या बन गया बोलो यहाँ पे? क्योंकि वाटर की स्ट्रक्चर आप जानते ही कुछ इस टाइप से, तो इसमें बनेगा क्या वाटर के अंदर से? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। देखो इस टाइप से हाइड्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको दिए, बोलो क्या बन गया आपका? NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस होता है वैसे। अब ये तो बन गया, अब इसमें क्या करें? अब कैसे पता लगाएं, आगे बताओ। देखो अगर हम इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल दें, बोलो क्या डाल दें? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इसमें हम फेरिक क्लोराइड डाल दें, तो यहाँ पे बोलो क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला, एल्यूमिनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो गई, और जिसकी वजह से बोलो बना क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, Cl हटे और क्या लगा? OH। सिमिलरली यहाँ पे बोलो क्या बन गया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन गए। व्हाइट पीपीटी का बनना ये प्रूव करता है कि कौन था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपकी रेडिश ब्राउन पीपीटी बन गए, तो बोलो क्या प्रूव हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। तो इस टाइप से आप क्या पता लगा सकते हैं अमोनिया के बारे में। वैसे एक चीज और हम आपको बता दें, अक्सर जो आप करते हैं किसी भी टेस्ट के दौरान, इनऑर्गेनिक एनालिसिस के दौरान भी आपने ऐसा काम किया होगा। बोलो कैसे किया होगा? मान लीजिए आपने डिटेक्शन की, आप करते हैं ना डिटेक्शन एसिड बेसिक रेडिकल की, उसके दौरान मान लीजिए HCl गैस निकल रही है, आप कैसे पता लगाते हैं HCl गैस का? अब डिटेक्शन किसकी की आपने? यहाँ पे अमोनिया की। ऐसे HCl गैस का पता लगाना हो तो आप बोलो क्या करेंगे? आप ऐसा करते थे, आपने ध्यान दिया होगा, देखो मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट हुई, इसके अंदर से आपके HCl गैस के फ्यूम्स निकल रहे, निकल गए, फिर आप क्या करते हैं? आपके पास एक बोतल रखी होती है, उस बोतल के अंदर आपके पास अमोनिया था, आप एक गिलास रोड लेते हैं, गिलास रोड को डिप कर देते हैं अमोनिया के अंदर, और उस गिलास रोड को क्या करते हैं? जो ये वेपर्स निकल रहे थे यहाँ पे ले आते हैं, देखो यहाँ ऐसा, और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे डेंस व्हाइट फ्यूम्स हो जाते हैं, गाढ़े एकदम डेंस। पहले तो हल्के हल्के फ्यूम्स निकल रहे थे, एकदम डेंस हो जाना। डेंस क्यों हुए? क्योंकि जरूर जो अमोनिया आपने लिया इसके ऊपर, रोड के ऊपर लगा हुआ था, वो HCl के साथ रिएक्ट किया, और उसके बाद क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूम्स होते हैं, तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं HCl के बनने को। बोलो क्या बना? HCl। तो HCl जो बना उसका बोलो कैसे पता लगाया जाता है? गिलास रोड को किसमें डिप करते हैं आप? अमोनिया।
और उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर उस रोड को आप ले आते हैं। लाने के बाद एकदम से जो फ्यूम्स निकल रहे थे एकदम से गाढ़े व्हाइट हो गए। अगर होंगे या नहीं होंगे, अगर हो गए तो जरूर वो HCl के फ्यूम्स थे, अदरवाइज वो HCl के फ्यूम्स नहीं थे। तो इस टाइप से यानी ये टेस्टिंग होती है इस टाइप से, जिससे हम पता लगा लेते हैं। ठीक हो गया बेटा? आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ मेरे से पूछना हो तो आप मेरे से पूछें, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जो अमोनिया है इसका नेचर आपका बेसिक है या नहीं है? ठीक है, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोल्ट बना देगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अमोनिया है ये कैसा बेस है? आपका अरहेनियस बेस है या लुईस बेस है? अमोनिया अरहेनियस बेस है, लुईस बेस? अरहेनियस बेस कौन होता था? जो OH नेगेटिव आयन लॉस करे। और ये कैसा बेस है? जिस नाइट्रोजन के पास बोलो क्या थे? नॉन पेयर, आपने पढ़ा था ना, इसलिए बोलो ये कैसा बेस है? It is a Lewis base because it has lone pair electron on the central nitrogen atom which can be donated to the outside species. So it is a base, लेकिन कैसा बेस? क्या ये एल्कली है? एल्कली, एल्कली कौन होता है? जो OH नेगेटिव आयन देते। ये एल्कली कब बन सकता है? अगर आप इसको पहले किस में डाल दे बोलो? वाटर के अंदर, फिर ये दूसरे नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये लूज कर सकता है आपके OH नेगेटिव आयन, है ना। तो एक्वस फॉर्म के अंदर अगर हम ले लें अमोनिया को, एक्वस का मतलब आप उसमें पानी डाल दें, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर दें, तो अब वो बन जाता है आपका, बोलो क्या? एल्कली। देखो बेस तो है ही है, लेकिन एल्कली कौन होते हैं? एल्कली वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन लूज कर दें एक्वस सॉल्यूशन में और स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक हो गया ना। तो बेसिस तो कई तरह के हो सकते हैं, लुईस साइंटिस्ट के अनुसार भी बेस होता है, ब्रोस्टेड के अनुसार भी होता है, अरेनियस के अनुसार भी होता है, लक्स फ्लड साइंटिस्ट जो आपके अब सिलेबस में आप आगे पढ़ेंगे, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, एसिड और बेस नाम की यूनिट, वहां पे आप पढ़ते हैं। ठीक हो गया ना। तो यानी आपका ये अब बन गया अरहेनियस बेस। क्या बन गया? वाटर डालने के बाद पहले तो लुईस साइंटिस्ट के अनुसार आप इसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यानी क्या पता कौन सी छोटी सी बात को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के दौरान। ठीक हो गया बेटा? चलो आप ये बताओ कि मान लीजिए हमारे पास कोई एमीन है और अगर हम इसमें डाल दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या होगा? बताओ शाबाश। ये पॉजिटिव और बोलो ये क्या? नेगेटिव। RnH2 जो है यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस H को। देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना H, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ। ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो R के साथ बोलो क्या जा लगा यहाँ पे? H, एल्केन बन जाते हैं। और Mg के साथ एक तो H था ही, और प्लस यहाँ पे कौन जा लगा बोलो? नया बॉन्ड N अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना, अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिले हम ये किसको दे देगा? यहाँ पे मैग्नीशियम को देते हैं। तो Mg के साथ बॉन्ड बन गया N का, तो NH, और आगे बोलो कौन था? CH3। ये साइड प्रोडक्ट बन गया, मेन प्रोडक्ट आपके बने एल्केन। तो एल्केन की सिंथेसिस के दौरान ऐसा किया जाता है। हम एक चीज और आपको बता दें, ये जो आपने अभी अभी हमने एमीन के साथ रिएक्शन दिखाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी आपने पढ़ा है, कोई भी ऐसा कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी तो यूज किया था। तो यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन हो, एसिडिक का मतलब जो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकता हो। आपके कंपाउंड इससे ज्यादा भी तो एसिडिक हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एल्काइन होती, मैं वैसे बता रहा हूं जो आपके अभी फिलहाल ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने वैसे लिख लिया, ये आपकी टर्मिनल एल्काइन है, आपने देखा ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले जा सकती है, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में आएगा। तो इस H पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कौन दे? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R, देखो R एल्काइल शिफ्ट दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, RH बन गया। बोलो क्या बन गया? RH, एल्केन बन जाते हैं। कहने का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप जब कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐड करते हैं जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो एल्केन फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एल्केन फॉर्मेशन। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? और कोई डाउट? कुछ पूछना तो पूछें। कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो बेटा मेरे से पूछ लें। कल आप अपनी फुल तैयारी के साथ आना,
बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से तैयारी के साथ। एक क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछ लेता हूं लास्ट में, चलते चलते, फिर आप अपनी नेक्स्ट क्लास में चले जाना। देखो मान लीजिए आपके पास ये मीथेन एमीन, आप यहां पे रिएक्शन कर दें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आप यहां पे रिएक्शन कर दें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ विद सम रिएजेंट लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ आपने हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ दैट, जो कैटलिस्ट का काम करेगा, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ शाबाश। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था होफमान। हाँ बिल्कुल ठीक। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट तो याद करने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो कैसे, आप सभी ये जानते हैं, देखो कॉमन चीजें याद रखा करें। आप एमीन के बारे में आपने क्या सीखा? नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 H लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या है यहाँ पे? लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड कैसा चार्ज है बोलो? नेगेटिव। देखो इसी टाइप से यहाँ पे इधर भी ऐसा ही है। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस सेंट्रल कार्बन एटम को देगा और यहाँ से बोलो क्या निकल जाएगा? ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से H से ले लेगा, नहीं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये नाइट्रोजन जब ये काम कर देता है, पहली स्टेप के अंदर आपने देखा, बोलो क्या बना? ये CH3 है, ये N है, N के ऊपर अभी H है, ये लोन पेयर दोबारा से जनरेट हो गया क्योंकि NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। नया बॉन्ड इनका बोलो किसके साथ बना? इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, C के साथ बना। और C के आगे बोलो क्या लगा हुआ था? ये डबल बॉन्ड हो, इसको हमने थोड़ा नीचे दिखा दिया, आगे सिंगल बॉन्ड O है, O के आगे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव के साथ क्या आ गया? H पॉजिटिव। दोबारा से, बिल्कुल दोबारा से क्या हुआ? बोलो दोबारा से क्या होगा? दोबारा से ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से यहां पे देगा, डबल बॉन्ड आ गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले गए, यहां से ये निकल गई स्पीसीज। थोड़ा एसिड डाल दें तो रिएक्शन और जल्दी हो जाती है, ताकि ये जो आपके ऑक्सीजन है, अगर एसिडिक मीडियम थोड़ा हम कर देते, थोड़ा सा एसिड डाल देते, तो क्या होता? बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो रिएक्शन एसिडिक हो जाएगी। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, वाटर निकल जाएगा, गुड न्यूक्लियोफाइल आपका बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे, बोलो क्या बन गया? CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड N हो गया, H तो हट चुका है, ये लोन पेयर दोबारा से जनरेट हो गए, नाइट्रोजन का और कार्बन का ये डबल बॉन्ड बन गया और एक CO और आगे बच गया। बोलो कौन है ये? मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, जो अभी आपने आइसोसाइनाइड से भी बनाया था ना। जब आप आइसोसाइनाइड ले लेते थे ऐसे, देखो CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, और हमने कहा था कि अगर आप इसमें क्या ऐड कर दें, ओजोन के साथ रिएक्शन कर दें, तो भी यही बना था। और अगर आप एमीन ले लेते हैं, एमीन, और एमीन में CO2 के साथ रिएक्शन कर दें, तो फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बनना होता है। अब बिल्कुल इसी आधार पे आप ध्यान से देखें, यहां पे थी ऑक्सीजन, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला यहां से? वाटर। अगर हो सल्फर तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगी? H2SO की जगह। और यहाँ पे जहां पे आपको दिख रहा है, बोलो क्या लगा हुआ? ऑक्सीजन, तो फिर वहां पे क्या लग जाएगा? सिर्फ उसकी जगह सल्फर। और वैसे भी आप देखें, डायरेक्ट दिखाना चाहिए H2 और बोलो ये क्या? S। नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूट गए, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए, आपस में रिएक्शन उसी को कहते हैं व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। देखो ऐसे, इसके 2 बॉन्ड टूट गए तो H हट गए, इसके 2 बॉन्ड ब्रेक हो गए क्योंकि आपके S हट गया, नया बॉन्ड बन गया, NCS बन गया। तो बोलो इसका नाम क्या? मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बन गया ना। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन आप इसे कह रहे थे, होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन इसका था ना। तो कोई और डाउट और कोई बात पूछनी हो, छोटी मोटी कोई बात रह गई हो, कोई भी और कोई ऐसी बात रह गई हो, तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस। जब हम आपकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे लेंगे, तो उसके दौरान हमें आपसे क्वेश्चन ही तो पूछने हैं। उस प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी ऐसा कन्वर्जन जो बच गया हो, बाई चांस मान लीजिए मैंने आपको ना बताया हो, तो उसके दौरान वो क्वेश्चन सारे आपको बोले जाएंगे। तो आप अपनी फुल तैयारी के साथ कल आप आना, और जो जो बच्चे अभी जैसे क्लास के अंदर जो नहीं है, आप उनको भी सूचना दे देना। सूचना वैसे उन तक अपने आप पहुंच गई है, क्योंकि हमारी सारी क्लासेस डेली रिकॉर्ड होती ही है। तो जो मैं बोल रहा हूं उन तक मैसेज अपने आप पहुंच जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे डेली उस चीज को रिपीट तो करते ही हैं, घर पे जाके दोबारा सुन लेते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। फिर भी कोई डाउट तो आप मेरे से बेटा पूछ सकते हैं। कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछे बेटा। है कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं बेटा, पढ़ के आना, छोटा मोटा कोई डाउट आ जाए तो मेरे पास फोन कर लेना। कोई भी छोटी बात के ऊपर आप अटक जाए पढ़ते पढ़ते तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं। अब आप जा सकते हैं बेटा।